तो हमने मारवाड़ के राठौड़ पढ़ना शुरू किया था। ज्यादा नहीं क्या बच्चे, भी कम करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ पढ़े हमने, और हमने ये पढ़ा कि राठौड़ों में सबसे पहले तो राठौड़ों का राज्य कहाँ था। तुमने पढ़ा वही पाली है, नागौर है, बाड़मेर है और जोधपुर। पाली से तो शुरू हुआ था, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनका जो उत्पत्ति है, उद्भव है, उसके बारे में दो तीन विचार हैं। एक विचार है कि राठौड़ राष्ट्रकूट जो थे दक्षिण भारत के, कौन थे, राष्ट्रकूट जो थे उनके ही वंशज हैं। पहला तो ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था कि राठौड़ जो है वो ओझा के अनुसार क्या है, सूर्यवंशी है। तीसरा हमने एक मत ये जाना था कि राठौड़ जो है वो जयचंद के शासक, कन्नौज के शासक जयचंद गहलवाल, उसके क्या है, वंशज। ये तीन पढ़े थे हमने। फिर हमने इनके आदि पुरुष के बारे में पढ़ा था। आदि पुरुष क्या है, राव सिंहा। और राव सिंहा जो है वो कहाँ के, बदायूं के राजा सेतराम जी के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। कौन से नंबर के पुत्र थे, 51 नंबर के, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि राव सिंहा है, उनको पालीवाल ब्राह्मण आग्रह करके और पाली लेकर आए थे, और पाली में उन्होंने अपनी साम्राज्य को स्थापित किया था, राठौर साम्राज्य की स्थापना की थी। और राजधानी कहाँ बनाई थी, खेड़ बाड़मेर में राजधानी बना दी थी। फिर हम देखते हैं कि राव सिंहा का जो छतरी मिलती है वो कहाँ मिलती है, बीठू गांव पाली। वेरी गुड, पढ़ के आए हो सारे, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा राव सिंहा के बाद में राव धुंवर, और धुंवर जी कौन थे, धुंवर जी दूसरे शासक थे राठौरों के, है ना। और धुंवर जी ने दो काम किए थे। क्या काम किए थे, और हाँ भाई, कर्नाटक से नागनेची माता की काष्ठ प्रतिमा, जो कि उनकी कुल देवी थी, कुल देवी को कर्नाटक से लाए। कैसी मूर्ति थी, काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति है। और काष्ठ प्रतिमा को ला करके कहा, नगाना गांव बाड़मेर में विशाल मंदिर बनवाया, और उस मंदिर के नगाना में होने के कारण इस माता को हम किस नाम से जानते हैं, नागना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था राव मल्लीनाथ जी, जो कि मारवाड़ के शासक होने के साथ साथ एक लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और लोक देवता मल्लीनाथ जी जो हैं, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मेवानगर। अरे तुम ढाणी वालों बोलते क्यों नहीं हो, बोला करो मेवानगर। और मेवानगर जो है वो मारवाड़ की दूसरी राजधानी हो गई। पहली राजधानी खेड़बाड़ में, दूसरी राजधानी मेवानगर। तीसरी कौन सी बनेगी, आज बनाएंगे तीसरी, आज तीसरी राजधानी बना देंगे अपन, बना देंगे चूंडा पे बनवा देंगे, ठीक। तो यहां तक की बातें हुई। मल्लीनाथ जी के एक बेटे थे, बेटे का नाम जगमाल, अहमदाबाद की शहजादी थी, अहमदाबाद गुजरात के मुस्लिम सुल्तान उनकी बेटी थी, और नाम क्या था, गिंदोली। और गिंदोली को जगमाल लेके आए, और इसीलिए गणगौर के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं, अपने कल्चर में लोकगीत पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेगा। एक गीत होता है जला, जानते हो क्या, शाबाश। हाँ, ये आया था RAS प्री में, RAS प्री में एग्जाम में पूछा था कि जला गीत कब गाया जाता है। तो जला गीत कब गाया जाता है, जब बारात का डेरा देखने जाते हैं ना, तो बारात का डेरा इतना सुंदर होता है कि देख के लोग जल जाते हैं, इसलिए जला गीत गाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां तक की बातें कर ली थी। अब आज अगला एपिसोड आज का है। और भी कुछ पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा, यही पढ़ा था ना। अब अगले जो राजा है मारवाड़ के वो है रावचूंडा। रावचूंडा है, रावचूंडा के बारे में कुछ बातें हैं। रावचूंडा, रावचूंडा के बारे में दो तीन बातें हैं। पहली बात, रावचूंडा क्या है कि बहुत बहादुर व्यक्ति थे, अच्छे शासक थे,
और ये प्रतिहारों के मित्र थे। देखो प्रतिहार जो है, आपने प्रतिहार जो है पढ़ा नहीं है, प्रतिहारों को हम अलग से पढ़ते हैं, और मेवाड़ राजवंश से भी पहले प्रतिहार थे, ठीक है। यानी पैरेलल चल रहे थे। राठौड़ों से पहले जोधपुर वाला जो क्षेत्र है ना, इस पे गुर्जर प्रतिहार थे। और गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप इतना ही समझ लो, गुर्जर प्रतिहार ये एक्चुअली क्या है, ये वो राजवंश है जिसने अरब आक्रमणों से सदियों तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत की रक्षा की थी। बहुत महान राजवंश हुआ है अपने राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार, लेकिन इसके बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा जानकारियां हमें नहीं मिल पाती, इसलिए ये वंश बहुत ज्यादा अच्छे से चर्चित नहीं है। लेकिन हम इतना जान लें कि गुर्जर प्रतिहार वंश में पहली बात तो नाम क्या है, गुर्जर। गुर्जर क्यों है, तो आप ये इसको है ना अच्छे से जानते हो, पहले भी अपन बात कर चुके। गुर्जर क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्र था गुर्जर, इस क्षेत्र का नाम था गुर्जर। और गुर्जर क्षेत्र जो है, ये गुर्जर क्षेत्र वो है जो गुजरात से लगा हुआ भाग था, जैसे कि जोधपुर का, बाड़मेर का, पाली का, ये जो गुजरात से लगे हुए भाग हैं, इनको हम क्या कहते थे, गुर्जर क्षेत्र। और गुर्जर क्षेत्र की वजह से इन शासकों को कहते थे गुर्जर। और प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। प्रतिहार का क्या मतलब होता है, या फिर द्वार। तो ये किसी समय गुप्त शासक जो थे ना, गुप्त वंश तो पढ़ा ही होगा ना, जहाँ सुना तो होगा गुप्त वंश, कि भाई कोई गुप्त वंश था, कभी सुना है क्या? हाँ, तो गुप्त वंश जो थे उनके क्या थे, ये द्वारपाल, मतलब उनके दरबार के मुख्य रक्षक कौन होते थे, ये प्रतिहार। प्रतिहार का मुख्य नाम तो क्यों, क्योंकि क्या काम करते थे, प्रतिहारी का। आज भी आप देखते हो बहुत सारे जो जातियां हैं, समाज है, उनके काम के आधार पर नाम होते हैं ना। जैसे ठठेरा है, लोहे का काम करता है, लोहार। मटकी बनाने का कुंभ कहते हैं घड़ा, तो घड़ा बनाने के काम करने वाले कुम्हार। सोने का काम करते हैं तो इस तरह से ये काम करते थे, किसका, द्वारपाल का। इसलिए क्या हो गए, प्रतिहार, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा था, इसलिए ये हो गए गुर्जर प्रतिहार। अब ये गुर्जर प्रतिहार जो मुख्य रूप से क्या थे, गुप्तों के क्या थे, द्वारपाल। लेकिन जब गुप्त वंश का पतन हो गया, गुप्त वंश का क्या हुआ, पतन हो गया, तो उस स्थिति में ये खुद शासक बन गए, ठीक है। फिर ये जब शासक बने थे तो गुर्जर प्रतिहारों के जो दरबारी थे वो थे राठौड़, जैसे कि चूंडा। ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। अरे रिश्तेदार होते हैं उनको सामंत बनाते हैं, फिर मान लो खुद राजा कमजोर हो गया तो सामंत राजा बन जाता है, ये होती है ना स्थिति, राजवंशों में ऐसे ही होता है। तो पहले सामंत थे किनके, गुप्तों के सामंत थे गुर्जर प्रतिहार, फिर ये राजा बन गए। फिर ये गुर्जर प्रतिहारों के जब कमजोरी आई, इनका पतन होने लगा, तो उस समय इनके सामंत का नाम था राव चूंडा। और राव चूंडा को इंदा नाम के गुर्जर प्रतिहारों की एक शाखा थी, इंदा। आप याद मत रखो, भूल जाओ ना, कोई इंदा नहीं था, ठीक है। इंदा फिंदा आपको याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि राव चूंडा को प्रतिहारों ने अपनी बेटी दी, यानी अपनी बेटी से प्रतिहारों ने सगाई किसकी की, राव चूंडा की, और दहेज में दे दिया मंडोर। दहेज में क्या दे दिया, मंडोर। मंडोर पर पहले प्रतिहारों का शासन था, प्रतिहारों ने दहेज में चूंडा को क्या दे दिया, मंडोर। समझ गए क्या, हाँ आया समझ में। मंडोर जो है वो किसको मिला है, चूंडा को। किसने दिया है, कैसे दिया है, ये क्लियर है बात। तो अपने जो काम की बात है वो ये है कि प्रश्न ये बनता है कि मंडोर को तीसरी राजधानी, राठौड़ साम्राज्य की तृतीय राजधानी कौन सी थी, मंडोर। किसने बनाई, और रावचूंडा को मंडोर किसने दिया था, प्रतिहारों ने। इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आप याद रख लेना, गुर्जर प्रतिहारों में भी इंदा नाम के प्रतिहार थे। इंदा शाखा थी एक, जैसे विभिन्न, जैसे गुर्जर हैं, आज भी गुर्जर होंगे आप में से किसी, दो तरह के होते हैं ना, खारी और लोर, है ना। इस तरह से उस टाइम पे इंदा शाखा थी गुर्जर प्रतिहारों की, और इंदा शाखा ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया, राव चूंडा, और राव चूंडा को दहेज में क्या दे दिया। बात क्लियर हो गई, लिखो राव चूंडा, राव चूंडा, जल्दी लिखो रे, फटाफट लिखो,
निकाल लो, तो ये पीछे भी तो निकाल रहे हैं, अभी तो निकालो निकालो। मुझे बस यही बात बुरी लगती है लिखने में। रेडी, लिखो रावछुंडा, हेडिंग डालो रावछुंडा, डाल दिया। देखो, मारवाड़ की तृतीय राजधानी मंडोर को बनाने का श्रेय, मारवाड़ की तृतीय राजधानी मंडोर को बनाने का श्रेय, श्रेय जानते हो क्या, ऐसे लिखते हैं, हाँ, श्रेय तृतीय राजधानी मंडोर को बनाने का श्रेय किसको दिया गया है, राव चुंडा को है। हाँ, आगे लिखो, नोट, नोट डालो, नोट डाल लो। 2000 का तो बंद हो गया, 500 का डाल लेना। नोट, नोट डाल के लिखो, चुंडा को मंडोर, चुंडा को मंडोर इंदा शाखा के प्रतिहारों ने, इंदा देखो ये रहा इंदा, इंदा शाखा के प्रतिहारों ने दहेज में दिया था। किस में दिया था, दहेज में दिया था। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया ना, दहेज में दिया है तो मतलब इंदा वालों ने शादी भी की होगी उसकी अपनी बेटी से, विवाह किया होगा, बिना विवाह के दहेज होता नहीं है, तो लिखाने की जरूरत थोड़ी। आगे लिखो, चुंडा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, चुंडा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रणमल था, रणमल। चुंडा के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मानते हो ना सबसे बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, रणमल था। परंतु चुंडा ने अपने छोटे पुत्र, अपने छोटे पुत्र, या फिर ऐसे लिखो अपनी चहेती रानी, अपनी चहेती, चहेती नहीं जानते हो, हाँ प्रिय, ये देखो ये रही चहेती, चहेती रानी के पुत्र, अपनी चहेती रानी के पुत्र कान्हा, कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। चहेती रानी के पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक लाइन और लिख लो चुंडा में, फटाफट लिखो एक लाइन और। चुंडा की रानी चांद कंवर ने, चुंडा की एक रानी थी, देखो बहुत सारी रानियों में से एक रानी थी चांद कंवर, चुंडा की रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। लिखो, चुंडा की रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का क्या करवाया, यह वर्तमान में जोधपुर में है। देखो भाई ऐसा है, चांद बावड़ी दो है अपने, एक जोधपुर में है और एक आभानेरी में है, ठीक है। चुंडा की रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया और यह वर्तमान में कहाँ है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई क्लियर। अब लिखो रणमल, राव लगाओगे, राव रणमल, राव रणमल। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे, राव रणमल। राव रणमल के बारे में आप सब जानते ही हो, जानते हो क्या, देखो आपको अच्छी तरह पता है कि राव रणमल जो है वो कुंवर चुंडा के, सॉरी राव चुंडा के क्या थे, ज्येष्ठ उत्तराधिकारी थे। लेकिन राव रणमल की जगह पे
उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया? कान्हा को। और कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने से रणमल जो है उसके जो अधिकार थे वो खतरे में पड़ गए। इस तरह से रणमल पहुंचते हैं मेवाड़। कहां जाते हैं? और मेवाड़ में क्या लेके जाते हैं? अपनी बहन। और बहन का क्या नाम है? हंसा। और वहां उनको कौन मिलते हैं? महाराणा राणा लाखा। अच्छा, लाखा का नाम तो पता है ना तुमको? शाबाश। तो महाराणा लाखा मिलते हैं। महाराणा लाखा से कर देते हैं रणमल अपनी बहन हंसाबाई की क्या शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। हंसाबाई और राणा लाखा के विवाह से एक पुत्र उत्पन्न होता है, जो कौन होता है? मोकल। और इस मोकल के पुत्र ही बनते हैं, कालांतर में होते हैं, वो हैं महाराणा। लेकिन अपने को यहां तक की बात पढ़ चुके हैं, अपने को याद ये रखना है कि रणमल जो है जब उसका उत्तराधिकार छिन गया तो वो मेवाड़ इस वजह से पहुंचा कि वो मेवाड़ में अपनी बहन की शादी करके, अपनी बहन का विवाह करके और मेवाड़ की सहायता से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करे। ठीक है। लेकिन हंसाबाई और राणा लाखा की जो है वो करना चाहते थे कुंवर चूंडा से, और वहां राणा लाखा जो है बीच में दीवार बन गए। उन्होंने कहा भाई हम तो बुढ़े हो गए, हमारी कहां से शादी होती है। और ये बात किसने सुन ली थी? कुंवर चूंडा ने। तो कुंवर चूंडा ने कहा पिताजी की इच्छा है, इसलिए अब ये शादी मैं नहीं कर सकता हूं, अब तो ये विवाह किसके साथ ही होगा? पिताजी के साथ। और इस तरह से पिताजी ने फिर विवाह किया और शर्त ये रखी कि हंसाबाई के पुत्र को ही क्या बनाया जाएगा? तो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले कुंवर चूंडा को आप मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। इसके बाद मोकल की सेना की सहायता से, मोकल का संरक्षक मिलता है रणमल, और मोकल की सेना की सहायता से कान्हा, कान्हा जो था ना, कान्हा मारवाड़ में, कान्हा का भाई सत्ता पे था। नाम भी क्या था? और सत्ता किसके पास थी? तो कान्हा के भाई सत्ता, और सत्ता पे कौन था? इसे कहते हैं सत्ते पे। तो सत्ता जो है उसको हराता है कौन? रणमल। और सत्ता को हराकर और फिर क्या बनते हैं? राजा। एक मिनट रुको रे, सेट ही नहीं हो रहा है। सही आ रही है ना? नहीं आ रही? अब आ जाएगी, देखो काम चलाओ थोड़ा। अब आ रही है क्या? हाँ तो सुनो भाई, सुनो सुनो, कोई बात नहीं। तो सत्ता जो है उसको हराकर और सत्ता पे कौन आ जाता है? रणमल। सत्ता को हरा पे सत्ता पे कौन आता है? रणमल। और रणमल किसकी सहायता से? मेवाड़ की सहायता। ठीक है। तो ये रणमल की कहानी है। रणमल की इतनी सी बातें लिख लो फटाफट। राव रणमल। राव रणमल ने अपनी बहन, फटाफट लिखो, हंसाबाई, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई, अब सही, हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से करवाया एवं कालांतर में मेवाड़ की सेना की सहायता से, कालांतर में मेवाड़ की सेना की सहायता से कान्हा के भाई सत्ता को पराजित करके, कान्हा के भाई सत्ता को पराजित करके मारवाड़ का शासक बना। मेवाड़ की सेना की सहायता से क्या था वो? कान्हा के भाई सत्ता को पराजित करके और क्या बना? मारवाड़ का शासक बना। ये ऑनलाइन चल रहा है, तुम उल्टा सीधा मत बोला करो, ठीक है? जाति, हाँ लिख लिया ना? कंप्लीट हो गया? ठीक है, एक लाइन और डालो।
अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि रणमल की हत्या हो गई थी मेवाड़ में। किसने की थी? कुंभा के समय हुई थी, बिल्कुल। करवाई किसने थी? भारमली ने। और भारमली कौन थी? अरे रणमल की प्रेमिका थी ना, बताया था मैंने, भूल गए क्या? रणमल की प्रेमिका थी और उसी की सहायता से किसको मारा गया था? रणमल को। ठीक है, लिखो 1438 में, या तो लिख लो 1438 या लिख लो कुंभा के समय। कुंभा के समय 1438 में रणमल की हत्या, 1438 में कुंभा के समय रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से। रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से मेवाड़ में कर दी गई। 1438 में कुंभा के समय रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से कहां कर दी गई? मेवाड़ में कर दी। ठीक है, यह है रणमल। अब देखो यहां तक के प्रश्न आपसे बहुत कम बनते हैं। अब यहां से आगे जो चलेंगे ना अपन, यहां प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अगला जो शासक है वो है रणमल के पुत्र राव जोधा। लिखो राव जोधा। राव जोधा ने देखो बहुत सारे काम किए हैं। राव जोधा को आपको याद रखना है। राव जोधा के कम से कम 3-4 काम ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे कि एक है भाई, जोधपुर का निर्माण किया। जोधपुर बसाया था राव जोधा ने और 1459 में बसाया था। और जोधपुर जोधा के नाम पे ही क्या है? जोधपुर है। एक जोधा की रानी थी जसमा दे, और जसमा दे ने रानी सर तालाब बना दिया था। तालाब बहुत बनवाते हैं, अपने राजस्थान में पानी नहीं है तो तालाब बनवाते रहते हैं। कभी कोई तालाब बनवाता है, कभी कोई, तो पूछे भी यही जाते हैं, बताओ ये तालाब किसने बनवाया, वो तालाब किसने बनवाया। भाई तालाब ही इंपॉर्टेंट है ना राजस्थान में, तो तालाब ही बनवाते हैं। इसलिए एक रानी सर तालाब याद रखेंगे। जोधा की रानी कौन है? जसमा दे, इसने बनवाया। एक याद रखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ये कल्चर में पढ़ाएंगे, मेरा काम दुर्ग पढ़ाना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मेरी आदत है कल्चर में घुसने की, कि भाई थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपको केवल इतना याद रखना है कि चिड़िया टूक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं और जिसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, ये नाम है। ये किसने बनवाया है? राव जोधा ने। एक आदमी की, जीवित व्यक्ति की उसमें क्या दी गई थी? बलि। एक जीवित व्यक्ति को, एक राजे नाम का व्यक्ति था, राजा राजे है ना, उसको तैयार किया था बाकायदा अपनी इच्छा से। ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं कि दिन में जबरदस्ती किसी को घुसा दिया नींव में, और उसकी मर्जी से उसको तैयार किया था। उसने कहा भाई पूरे राज्य में जोधा ने ये ढोल बजवाया, डिंडोरा पिटवाया कि आप क्या करो, ऐसा व्यक्ति जो दुर्ग निर्माण के लिए स्वयं को बलिदान करना चाहता हो स्वेच्छा से, उसको लेकर आओ। तो एक व्यक्ति तैयार हुआ, उसकी बलि दी गई। उसका नाम था राजा बलाई, इस तरह नाम था, राजराम बलाई, इस तरह से। उसको नींव में, उस दुर्ग की नींव में जिंदा ही दफन किया गया, और उसकी नींव पर ही फिर क्या बनी है? मेहरानगढ़ की दीवारें। उसको, उसके परिवार को बहुत धन दिया गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना भावुक मत हो आप लोग, वो इसकी इच्छा थी। ठीक है, चलो अब लिखो कुछ बातें, फटाफट लिख डालो। राव जोधा। राव जोधा का सबसे पहले तो आप लिखो, कालक्रम लिख लो 1438 से लेके 1489, 89। ठीक है, 1438 से लेकर 1489। एक बात ये याद रखना, 1438 से भले ही कालक्रम लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में राज तिलक बाद में होता है, जब आवल बावल की क्या हो जाती है? संधि।
आपको अच्छी तरह पता है कि कुंभा के टाइम पे आवल बावल की संधि हुई थी, और कब हुई थी? एक स्वर में आवाज आनी चाहिए सभी, 1453 में हुई थी। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि इस संधि के बाद मेवाड़ और मारवाड़ का जो सीमा विवाद है वो सुलझ गया था। इस संधि में एक कार्य और हुआ था, वो आपको याद होना चाहिए। राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, और उसका विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ संपन्न हुआ। और इस विवाह में कुंभा की दादी हंसाबाई ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? हंसाबाई ने, जो कि कुंभा की क्या लगती हैं? लिखो लिखो, फटाफट लिखो। राव जोधा ने 1453 में आवल बावल की संधि होने के पश्चात राव जोधा ने 1453 में आवल बावल की संधि होने के पश्चात 1459 में जोधपुर राज्य की, जोधपुर शहर की, जोधपुर नगर की नींव रखी तथा मेहरानगढ़ नामक दुर्ग बनवाया। मेहरानगढ़ लिख लोगे क्या? अरे मेहरानगढ़ किसे, क्या, कौन से दुर्ग को कहते हैं? किसको कहते हैं मेहरानगढ़? अच्छा, ये पता है क्या इसका मतलब क्या होता है मेहरानगढ़ का? मेहरान किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ ये बना है मिहिर से। मिहिर, मिहिर होता है ना, और मिहिर का मतलब होता है सूर्य। ध्यान से सुनेंगे, मिहिर का मतलब क्या है? सूर्य। और जो सूर्य है उससे बना है ये मिहिर, और मिहिर से बना है मेहरानगढ़। तो ये सूर्य क्यों लगाया? क्योंकि जोधपुर के राठौड़ कौन है? सूर्यवंशी। तो वो अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। और सूर्यवंशी मानते हैं, इसीलिए मिहिर के नाम पर उन्होंने क्या बनवाया? मेहरान। ठीक है, क्लियर है बात? लिखो, मेहरानगढ़ के अन्य नाम भी लिखना चाहो तो लिख लेना भाई। मयूर ध्वज गढ़, मोर जैसी आकृति है, मयूर ध्वज गढ़। और भी लिखना चाहो तो इसको और कहते हैं क्या? गढ़ चिंता मणि। जल्दी जल्दी लिख डालो, तो मैं लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, फटाफट लिख लो, मुझे लिखाना बहुत बुरा लगता है। अन्य नाम क्या क्या है? मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। ठीक है, अच्छा लिखो, आगे लिखो, लिखो इसको तो लिखो, फिर आगे लिखाओ। इस दुर्ग के भीतर चामुंडा माता का मंदिर भी किसने बनवाया है? राव जोधा द्वारा निर्मित। राव जोधा की रानी, लिख लिया क्या? इस दुर्ग के भीतर चामुंडा माता का मंदिर राव जोधा ने बनवाया। दुर्ग के भीतर चामुंडा माता का मंदिर, बहुत विशाल मंदिर है। आपने कभी सुना हो? आप 2008 में थे क्या? हैं? अरे 2008 में आप थे कि नहीं? होंगे ना, मतलब मजाक कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े होंगे, इतने ही बड़े। 2008 में क्या हुआ था? नवरात्रों के समय चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मच गई। उसमें लगभग 300-400 लोग मारे गए। नहीं, भयानक भीड़ होती है वहां पे नवरात्रों में। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पहला तो मान्यता प्राप्त मंदिर है, फेमस मंदिर है। और राठौड़ों की क्या है ये? अरे सारी कुलदेवी नहीं होती, ये आराध्य देवी है। कुलदेवी नागनेची माता है। कुलदेवी में आराध्य देवी में क्या अंतर होता है भी बताऊंगा, पहले लिखो। चामुंडा माता का मंदिर बनवाया जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी। लोक देवी पढ़ ली क्या तुमने?
तो फिर तुमको नहीं पता आराध्य देवी लोक देवी क्या, कुल देवी क्या होता है? हाँ सही बोल रही लड़की। देखो सुनो, कुल देवी सामान्यतया वो होती है जो कुल में ही पैदा हुई होती है कभी ना कभी, पीढ़ियों पहले। ऐसा माना जाता है कि वो अपने कुल में ही पैदा हुई थी, किसी कारण से मृत्यु हो गई उनकी और फिर बाद में उनको क्या बना दिया गया, देवी। ये होती है कुल देवी। आराध्य देवी वो होती है जो किसी परिवार के द्वारा, किसी वंश के द्वारा अपनी स्वेच्छा से जिसको आराधना कर दी जाती है, इसकी आराधना कर ली जाती है स्वेच्छा से, वो हो गई आराध्य देवी। ठीक है, तो जैसे आप कछवाहा वंश में देखते हो, कुल देवी कौन सी है, जमुआ माता। जमुआ माता तो क्या है, कुल देवी। और शिला माता जो आमेर में है वो क्या है, आराध्य देवी। शिला माता की मूर्ति कौन लाए थे, केदार से। केदार, राजा केदार था बंगाल में, वहां से मानसिंह लेके आए थे, जीत कर लाए थे ना। हाँ, तो वो क्या हो गई आपकी आराध्य देवी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखोगे। बीकानेर के राठौर है, उनकी आराध्य देवी कौन सी है, करणी माता। देशनोक में है। चलो लिखो, मैं भी माताओं में घुस गया। चलो आगे चलते। तो आराध्य देवी क्या है, चामुंडा माता इनकी क्या है, आराध्य देवी। अगला लिखो, जोधा के बाद राव मालदेव। जोधा में कुछ है तो नहीं, एक लाइन और लिखो, जोधा की रानी जस्मा दे, जस्मा दे। ठीक है, लिख लोगे। जोधा की रानी जस्मा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। जोधा की रानी जस्मा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। रानीसर, अब साफ नहीं आ रही क्या, रानीसर, रानीसर, अब आइए। रानीसर तालाब का क्या करवाया है, किसने करवाया, रानी जस्मा दे, जोधा की रानी। ठीक है, और क्या रहा जोधा में, बस। अब लिखो राव मालदेव। देखो भाई, अगर मारवाड़ के सबसे प्रतापी, सबसे वीर बहादुर, है ना, सबसे ज्यादा युद्धों को जीतने वाला अगर कोई राजा है तो वो कौन है, मालदेव। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत अच्छा राजा है या बहुत नैतिक चरित्र वाला राजा है। राजा मतलब अपन राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखो तो मालदेव जो है वो सबसे महान शासक है। लेकिन अगर आपको चरित्र की दृष्टि से देखो तो फिर राव चंद्रसेन जो राव मालदेव का पुत्र है वो सबसे महान है। तो मारवाड़ के सभी शासकों में सबसे महान राजनीतिक उपलब्धियां जिसकी है वो कौन है, राव मालदेव। तो लिखो मालदेव, राव मालदेव। देखो राव मालदेव के सबसे पहले तो दो तीन उपाधियां लिखो। देखो होता क्या है, राव मालदेव को अपनी जो विरासत थी ना, राव मालदेव के बारे में ये है, पहले तो आपने गांगा का नाम याद है क्या, राव गांगा, इसके पिता का नाम था राव गांगा। ठीक है, और राव गांगा को इसने, राव गांगा को मोक्ष प्रदान करके ये क्या बना, शासक बना है। राव गांगा काफी उम्र हो गई थी, वृद्ध हो रहे थे। मालदेव ने कहा यार अपन भी 50 को पहुंच रहे हैं लगभग, ऐसे तो ये पिताजी कभी जाएंगे नहीं और अपन कभी राजा बनेंगे नहीं। तो राव गांगा एक दिन अफीम की डोज लेकर और कहाँ बैठे हुए थे, झरोखे में। और झरोखे में राव गांगा बैठे हुए थे, राव मालदेव पास पहुंचे, पिताजी को नीचे झुके। पिताजी ने सोचा बेटा छोड़ा है चरण, पिताजी के चरण छुए, उनको पकड़ा और तो ऐसे करके राव गांगा का क्या हो गया, देहांत। और राव गांगा के देहांत के बाद अगला शासक कौन बनता है, राव मालदेव। राव मालदेव को जो विरासत में, विरासत कहते हैं उत्तराधिकार में, जो मिला वो दो जगह थी केवल, एक था सोजत और एक था जोधपुर। यानी मारवाड़, आपने पता नहीं मारवाड़ अपन ने पढ़ा था भाई, मारवाड़ ये आपके
मारवाड़ जो राजस्थान है ये है। और राजस्थान में आपको पता है कि बहुत विशाल क्षेत्र है, किसका? मारवाड़ का। भाई यहां से ये पूरा क्षेत्र किसका था? लगभग लगभग मारवाड़ का था ये पूरा, है ना। इसको छोड़ दो अलग, जैसलमेर नहीं था, ठीक है। ये अलग राज्य था, एक छोटा सा राज्य था जैसलमेर, अभी आएगी कहानी। लेकिन ये सारा मारवाड़ था। और बीकानेर बाद में, ये राठौड़ों ने बीकानेर वगैरह, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारा क्षेत्र भी बाद में लिया था, लेकिन ये बाद में आता है। शुरू में कितना था? ये वाला, शुरू में ये वाला क्षेत्र किसका था? मारवाड़। लेकिन इसमें से भी जो मालदेव जब राजा बनता है तो उसको केवल ये पाली और ये थोड़ा सा जोधपुर, ये क्षेत्र मिलता है बस, बाकी का इस पे राठौड़ों का अधिकार नहीं था, ये जा चुका था उनके हाथ। फिर मालदेव अपनी वीरता से, कहते हैं 52 युद्ध लड़े इसने, चारों तरफ आक्रमण किए, और इसने एक नीति अपनाई, इस नीति को कहते हैं अखंड मारवाड़ की नीति। अखंड मारवाड़ की नीति को लाने वाला शासक कौन था? राव मालदेव। राव मालदेव ने अखंड मारवाड़ की नीति के तहत इसने क्या किया? सारे जो आसपास के क्षेत्र थे ना, जो कभी मारवाड़ थे, भाई बाड़मेर के हैं, जालौर के हैं, या सिरोही के आसपास के हैं, इन सबको जीता। नागौर के हैं, मेड़ता है, नागौर के मेड़ता वाले क्षेत्र है। अभी आगे आएगा, देखो मेड़ता में बीरमदेव मेड़तिया था, और बीरमदेव मेड़तिया आखिरकार नाराज होकर मालदेव से, और कहाँ जाके मिलता है? शेरशाह के पास। लेकिन ये चीजें अभी पढ़ेंगे। तो अभी क्या हमें समझना है कि मारवाड़ ने, मालदेव ने मारवाड़ में अखंड मारवाड़ की नीति अपनाई, और अखंड मारवाड़ की नीति के तहत इसने 52 युद्धों को जीता। कितने युद्ध जीते? तो थोड़ा सा लिखो, फिर समझेंगे। लिखो, राव मालदेव के पिता का नाम, लिखा रहा हूं ना, लिखो। हाँ हाँ लिखा रहा हूं, लिखो, फूफा जी लिखा दो, चलो लिखो। राव मालदेव के पिता का नाम राव गांगा था। राव मालदेव के पिता का नाम, अरे जल्दी लिखो, बातें मत करो, जल्दी लिखो। राव गांगा था। गांगा समझ में आ रहा है कि लिखूं? गांगा, राव गांगा था। अपनी बहादुरी, तुम बातों में रह जाते हो, इसीलिए कह रहा था मैं कि लिख लो, और तुम्हारे तो ये चल रहा था पहले उपाधि लिखाओ। मैं लिखा दूंगा उपाधि, मुझे पता है लिखानी उपाधि। ये लिखो पहले, पीछे रह जाते हो, जितने पीछे बैठते हो उतने ही पीछे रह जाते हो। जल्दी लिखा करो थोड़ा, ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन डांट खा रहे हो। राव गांगा, पिता का नाम क्या था? राव गांगा जो है उसकी हत्या करके, लिखो आगे, लिखो, अपने पिता की हत्या करके मालदेव, अपने पिता की हत्या करके मालदेव राठौड़ों का, किसका? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, पितृहंता शासक बना। क्या लिखोगे? प्रथम पितृहंता शासक बना। समझ में आ गई? पढ़ो, देखिए क्या लिखा है। बना, ठीक है। इसका कार्यकाल लिखो, इसके कार्यकाल, हाँ इसी का, और किसका लिखो? इसका कार्यकाल 1531 से लेकर, 31 का डबल क्या होता है? हाँ? डबल कर दे, 1562 तक रहा। 1531 से लेकर 1562 तक रहा। कार्यकाल कितना रहा है? 1531 से लेकर 1500। लिखो, अपनी बहादुरी एवं विजयों के कारण, अपनी बहादुरी एवं विजयों के कारण इतिहासकारों ने, अपनी बहादुरी एवं
विजयों के कारण इतिहासकारों ने मालदेव को क्या कहा? ये लिखो यहां, हशमत वाला राजा। और एक और लिखो, हिंदू बादशाह। क्या लिखा? हिंदू बादशाह। याद दिला दूं मैं आपको, हिंदू सुल्तान किसे कहते थे? ये बताओ, आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों हो? अरे भाई, हिंदू सुल्तान कहते थे कुंभा को, और हिंदू पत कहते थे कुंभा ने। आपको मैंने बताया भी था कि सांगा ने केवल युद्ध लड़े थे, और युद्ध तो सेनापति भी लड़ लेते हैं। सांगा बहुत वीर थे, बहुत ज्यादा वीर थे, यहां तक कि उनको कर्नल टॉड ने किसी सैनिक का भग्नावशेष कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनके शरीर पर बहुत सारे घाव थे, और उसके बावजूद उन्होंने युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी, ठीक, वीरता दिखाई। लेकिन सांगा केवल युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ना, बहादुरी दिखाना एक सेनापति तक का काम हो सकता है। लेकिन कुंभा ने न केवल युद्ध लड़े, केवल राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है कुंभा की, कुंभा ने बहुत सारे दुर्ग बनवाए, मंदिर बनवाए, महल बनवाए, किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे, विद्वानों को अपने आश्रय दिया। संगीत को आपने पढ़ा था सारंग व्यास, आपने पढ़ा था संगीत राज, सुधा प्रबंध, है संगीत मीमांसा, इतने सारे ग्रंथ लिखे। एकलिंग महात्म्य का पृष्ठ लिखा, ठीक है। उनके दरबार में मंडन जैसा महान विद्वान था, गुजरात का था वो, और उसने कुंभलगढ़ बनवाया। कुंभलगढ़ के आपने, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो आज तक आप देखिए कि एक बहुत बड़ा दुर्ग है, और उसकी दीवार जो है वो इतनी बड़ी दीवार है कि भारत की महान दीवार कहते हैं उसको, और चीन के बाद दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वो। तो आप बताओ, कुंभा की उपलब्धियां कितनी ज्यादा है। सांगा की उपलब्धियां एक क्षेत्र में है, बहुत बड़े वीर थे सांगा, लेकिन अगर हम तुलना करें तो कुंभा की उपलब्धियां अनेक क्षेत्रों में है, और इस कारण से कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, सांगा को हिंदू पत कहते हैं। सुल्तान किसको कहते हैं? कुंभा को। भूलोगी तो नहीं? अरे बोलो। तो आगे देखो, हिंदू बादशाह कहते हैं किसको? मालदेव। लिखो, कहां तक पहुंचे? हशमत वाला राजा कहा, एवं अन्य उपाधि हिंदू बादशाह थी। अन्य, अन्य मतलब दूसरी उपाधि क्या थी? हिंदू बादशाह। लिख दिया है क्या? अगला लिखो, मालदेव ने अखंड मारवाड़ की नीति अपनाई। फास्ट लिखो, फास्ट। मालदेव ने अखंड मारवाड़ की नीति अपनाई एवं फलोदी, विलाड़ा, लिखते जाओ नाम, विलाड़ा, विलाड़ा नहीं है ना, बिलाड़ा आई माता वाला बिलाड़ा, बिलाड़ा, पोखरण, पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुए थे, बिलाड़ा, पोखरण, फलोदी, सिवाना, मारवाड़ की, अखंड मारवाड़ की नीति किसने अपनाई है? मालदेव ने अखंड मारवाड़ की नीति अपनाई, तथा पोखरण, बिलाड़ा, सिवाना, फलोदी, ठीक है, लिख लिया। और तो क्या है, ठीक है। इन सभी आसपास के क्षेत्रों को, सभी आसपास के क्षेत्रों को, इसमें नागौर और मेड़ता और लिख लेना, मेड़ता और नागौर, मेड़ता और नागौर। और एक लिखो बीकानेर, मेड़ता, नागौर, बीकानेर, ठीक है। सभी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया, सभी क्षेत्रों को क्या किया है? अपने राज्य में मिलाया, ठीक है।
लिख लिया क्या? अगला लिखो 1541। अब क्या होता है, देखो मालदेव ने एक युद्ध लड़ा था 1541, उसको तो अलग से पढ़ेंगे। वो मालदेव ने लड़ा ही नहीं था, वो मालदेव के सेनापति लड़े थे, जेटा और कूपा। ठीक है, तो पहले ये लड़ो क्या, ये पढ़ो 1541 एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। एक्चुअली क्या था, मालदेव जो है उसने बीकानेर में मालदेव के कौन थे शासन कर रहे थे, भाईबंदी थे ना। अरे भाई, राव जोधा का एक पुत्र था बीका, और बीका ने कौन सा राज्य बना दिया था, बीकानेर। यानी राठौर जो थे आपस में, जोधपुर वाले और बीकानेर वाले, वो आपस में क्या थे, भाई भाई थे। लेकिन मालदेव इतना क्रूर शासक था, उसको अखंड मारवाड़ की नीति इतनी ज्यादा प्रिय थी कि उसने अपने भाइयों से यानी बीकानेर वालों से भी युद्ध लड़ा, और पाहेबा साहेबा के युद्ध में बीकानेर के जैत सिंह शासक का क्या नाम है, जैत सिंह को न केवल परास्त किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। राव जैत सिंह की इसमें हत्या हो गई थी। एक राव जैत सिरो छंद रचना है एक, और राव जैत सिरो छंद किसकी रचना है, ये रचना है बिठू सूजा की। बिठू सूजा की रचना है राव जैत सिरो छंद, जिससे हमें पता चलता है कि पाहेबा साहेबा के युद्ध में मालदेव ने राव जैत सिंह को हराया और उसकी हत्या भी कर दी। लिख लो फटाफट, पाहेबा साहेबा का युद्ध। शॉर्ट में लिखो, ज्यादा है ना, केवल ऐसे लिख लो भाई, पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 और राव जैत सिंह की हत्या बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के राव जैत सिंह की हत्या। लिखो पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 मालदेव द्वारा बीकानेर के राव जैत सिंह की हत्या कर दी गई। मालदेव द्वारा किसकी हत्या कर दी गई, राव जैत सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, कौन सा युद्ध है, पाहेबा साहेबा। कब हुआ है, 1541। यहां तक की बात क्लियर है। अगली बात देखो भाई, अब क्या होता है कि एक नागौर, पहले देखो नागौर भी मारवाड़ का ही भाग था वैसे तो, लेकिन नागौर में शासन कर रहे थे बीरमदेव। नागौर का शासक कौन था, बीरमदेव से भी मेड़ता उसकी राजधानी है ना, तो मेड़ता को भी छीन लिया किसने, मालदेव ने। लिखो बीरमदेव से मालदेव ने मेड़ता को भी छीन लिया। अपन ने देखा था ना, विशेवाड़ा, बिलाड़ा है ना, भद्राजून और बीकानेर, मेड़ता, ये सारे जीते थे, फलोदी। तो मेड़ता किससे छीना, बीरमदेव से। तो मालदेव ने बीरमदेव से मेड़ता छीन लिया। अब देखो बात ऐसी है कि राव जैत सिंह जो था ना बीकानेर में, राव जैत सिंह के बेटे का नाम था कल्याणमल, और बीरमदेव ये है ही न मेड़ता वाले। कल्याणमल ने बीरमदेव को मैसेज किया कि भाई क्या तुम्हारे यहाँ मालदेव आया था कि मेड़ता में, तो बीरमदेव ने रिप्लाई किया कि न केवल आया था बल्कि हरा के भी चला गया। तुम्हारे क्या हाल है, यार पिताजी को सल्टा दिया, पिताजी को पाहेबा साहेबा का युद्ध लड़ा और मेरे पिताजी को मार दिया। तो अब इन दोनों ने प्लान बनाया कि ऐसा कौन है जिससे अपने मालदेव को हरवा दें। तो उस टाइम पे पूरे भारत में जिसका शासन था, दिल्ली पर जिसकी बादशाह थी, वो जो सुल्तान था वो था शेरशाह सूरी, अफगान शासक था। तो ये दोनों जो है ना, राव जैत सिंह का बेटा कल्याणमल प्लस वीरम देव, ये दोनों कहां जाते हैं, भाग कर जाते हैं शेरशाह के पास। शेरशाह जाते ही इनको बढ़िया कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, और कोल्ड ड्रिंक पिला के पूछता है, भी बताओ। तो ये बताते हैं कि
देखो मालदीव जो है वो मारवाड़ में है, मारवाड़ के पूरे क्षेत्रों पे मालदीव ने क्या कर लिया है, लेकिन हमको पता है कि वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, उसकी सेना में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके। इसलिए आप क्या करो, मालदीव पर आक्रमण कर दो। तो शेर शाह ने पहली बार तो यही कहा भाई मैं अपने दिल्ली में बैठा हूँ, मारवाड़ में वैसे भी क्या है, और सही बात है मारवाड़ में क्या था, बाजरा होता था और तो कुछ होता भी नहीं था। तो शेर शाह भी आखिरकार ये कहता है कि तुम सड़ो, तुमने मरवाया होता मुट्ठी पर बाजरे के लिए। वो जैता कुपा ऐसा उसका खबर लेते हैं शेर शाह की। कहने का मतलब ये है कि मारवाड़ पे किसी का कोई खास वो नहीं था इंटरेस्ट, क्योंकि मारवाड़ में अब तो क्या वहां नहर आ गई, इंदिरा गांधी नहर। उस टाइम पे इमेजिन करो एक रूखा सूखा प्रदेश जहां पे केवल क्या होता है, बाजरा, और वो भी बाजरा भी तब होगा जब बरसात हो गई। जिस बार बरसात नहीं हुई ना उस बार तो फाके मारो, फाके मारना जानते हो ना। हाँ, तो वहां हाल ये रहते थे कि खेजड़ी जो होता है ना, खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के फल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सांगरी। उस सांगरी को खा के गुजारा करते थे मारवाड़ के लोग, और इसीलिए खेजड़ी को अपन वहां क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। अब उनके लिए तो वही कल्प वृक्ष है, जबकि खेजड़ी जैसा, अभी देखो ये ऑनलाइन में कह रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा, पर खेजड़ी जैसा साधारण वृक्ष है वो, खेजड़ी एक बिल्कुल ही सामान्य वृक्ष है। बबूल में और खेजड़ी में आप ज्यादा अंतर नहीं कर सकते, लेकिन उसको उन्होंने क्या माना है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो फल मांग लो वही देने वाला, है ना। तो आप सोचो ऐसे कल्प वृक्ष जो है उसको खेजड़ी को मान के जो बैठे हो, उनके हाल क्या रहे होंगे। ऐसे भूखे नंगे लोग वहां पे थे, बिल्कुल गरीब स्थिति थी, और उस स्थिति में शेर शाह ने कहा कि भाई मैं पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करके बैठा हूं, ऐसे ऐसे यूपी का गंगा जमुना का मैदान मेरे कब्जे में है, इतना धन धान्य मेरे पास आता है, और मैं मारवाड़ में जाऊं अपने सैनिकों को भूखा मारूं ले जाके वहां, ऐसा क्या है। लेकिन बीरमदेव और कल्याणमल ने कहा कि नहीं, मालदेव ने जीत जीत कर बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया है, मालदेव के पास बहुत धन है, और आप अगर आक्रमण करोगे तो हमको हमारा राज्य वापस मिल जाएगा और आपको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो आप करो। आखिरकार ये दोनों जब वहां जाते हैं तो 1544 की जनवरी, क्या है, अगला ले लेते हैं, जनवरी 1544, जनवरी 1544, और इसमें होता है गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध कहते हैं जिसे, पाली में है गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध, और मालदेव की और शेर शाह की सूर्य की सेनाएं जो है आमने सामने आ जाती हैं। तभी मालदेव जो है, शेर शाह को पता चलता है कि यार गुप्तचरों के द्वारा कि मालदेव कोई अपन सोच रहे थे इतना कमजोर नहीं है, मालदेव की सेना तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बीरम देव और उनके उसके कल्याणमल जो है उससे कहता है कि तुम मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाए हो, तुम कह रहे हो कि ये सेना कमजोर है, ये ऐसी है वैसी है, अब देखो तुम जाके कितनी अच्छी सेना है। और वास्तव में मालदेव शक्तिशाली राजा था, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन शेर शाह को वहां बैठे बैठे पता नहीं था, और वो आ गया था इनके बहकावे में। लेकिन अब आ गया था तो अब क्या करे, शेर शाह ने आखिरकार एक चाल चली, और जैसा कि आपको पता है पूरा इतिहास जो है वो विदेशी लोगों के षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। जब भी ये लोग जीतते नहीं थे तो क्या करते थे, षड्यंत्र करते थे। इन्होंने एक और षड्यंत्र किया, शेर शाह ने काम किया, मालदेव के जो सबसे बहादुर और विश्वस्त और सबसे बड़े सेनापति जो थे वो थे जैता और कूपा। उसने जैता और कूपा के नाम से चिट्ठियां लिखवाई। चिट्ठियां किसके नाम लिखी हुई थी, शेर शाह के नाम, और उसमें शेर शाह के लिए लिखा गया था कि बादशाह आपका स्वागत है, और जैसे आपने कहा था हम मालदेव को बहकाकर बहला फुसलाकर युद्ध भूमि में ले आए हैं, और अब जैसे युद्ध शुरू होगा हम आपकी तरफ आके मिल जाएंगे और मालदेव को खत्म कर देंगे। ये किसमें लिखा हुआ है, चिट्ठी में। चिट्ठी कैसी है, फर्जी, और फर्जी चिट्ठी लिखवाई किसने है, शेर शाह। ऐसे करके वो चिट्ठियां कहां फिकवा दी, मालदेव के शिविर के पास, जहां मालदेव का जो कैंप लगा हुआ था ना, तंबू लगा हुआ था, मालदेव के तंबू के पास फिकवा दी। मालदेव ने जब सुबह उठा तो देखा भाई कागज बिखरे पड़े, तो देखा यार ये, अरे यार ये तो मेरे जैता और कूपा की चिट्ठी है। किसके लिए लिखी है, शेर शाह के लिए लिखी है। क्या लिखा है कि मालदेव को डाउट हो गया, मालदेव समझ गया कि ये मेरे सेनापति जैता और कूपा ये किससे मिल चुके हैं, शेर शाह। शेर शाह से इन्होंने पैसे खा लिए होंगे,
कुछ सोना चांदी ले लिया होगा और इसलिए अब ये मेरे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे और मुझसे क्या करेंगे, धोखा। और धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले भी कई धोखे हो चुके हैं। रणथंभौर में आपको पता है रणमल रतिपाल धोखा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से धोखे होते रहते थे, तो सामान्य बात थी। तो इसको डाउट हो गया, तो मालदेव ने कहा भाई अपने को क्या करना है युद्ध लड़के, अपन युद्ध लड़ेंगे, अपन हारेंगे, अपने प्राण बचाओ और यहां से वापस जाओ। तो मालदेव जो है वो सिवाना की ओर चला। सिवाना एक दुर्ग था बाड़मेर जालोर की सीमा में, तो वहां मालदेव चला गया। मालदेव मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं सिवाना को। जब भी मारवाड़ के राजाओं पे संकट आते हैं तो वो कहां जाते हैं, सिवाना जाते हैं। रावचंद्र सेन के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, तो वो कहां जाते हैं, सिवाना। तो राव मालदेव जो है वो भी सिवाना की ओर चला। इधर जैताकुपा को पता चला कि राजा क्यों गए हैं, क्योंकि उनको हम पे क्या हो गया था, डाउट। ऐसी स्थिति में जैताकुपा को लगा यार ये तो अपनी वफादारी पर, अपनी देशभक्ति पर, अपनी राष्ट्रभक्ति पर क्या है, कलंक है, कि अपने पे संदेह हुआ। जैता और कुपा ने डिसीजन लिया कि चाहे अब हम आधे रह गए, भाई आधी सेना तो मालदेव के साथ चली गई, आधी सैनिक जो जैताकुपा के अंडर में थे वो वहीं रह गए। भले ही अब हम आधे रह गए हैं लेकिन फिर भी हम क्या लड़ेंगे, युद्ध। और जैताकुपा ने कहते हैं कि इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा था, इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा था कि शेरशाह हरा ही होता, इतना सा बच गया शेरशाह, मामूली अंतर से शेरशाह जीत गया। और जीतने के बाद आपको पता ही है शेरशाह कहता है कि भाई मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं पूरे हिंदुस्तान का राज्य गंवा दे। हारते हारते रह गया था और आखिरकार शेरशाह जो है आखिरकार शेरशाह क्या करता है, वहां से लौट जाता है, बीरमदेव को मेरता दे देता है, कल्याणमल को बीकानेर दे देता है। मालदेव हार ही गया था, मालदेव सिवाना की ओर चला जाता है। हालांकि शेरशाह जब वापस चला जाता है तो मालदेव वापस आ जाता है और फिर से अपने राज्य को संभालता है, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए मालदेव से हारने के पश्चात, मालदेव से हारने के पश्चात मेड़ता के वीरमदेव, फटाफट लिखो ना, मेड़ता के वीरमदेव तथा बीकानेर के जैतसी के पुत्र कल्याणमल, बीकानेर के जैतसी के पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए गए। शेरशाह, फिर से बोलूं, मालदेव से हारने के पश्चात मेड़ता के वीरमदेव तथा बीकानेर के जैतसी के पुत्र कल्याणमल मदद मांगने शेरशाह सूरी के पास गए, जिससे 1544 में शेरशाह सूरी ने जैतारण पाली, कोष्टक में लिखना गिरी सुमेल, जैतारण, जैतारण बताऊं क्या, जैतारण, ये देखो भाई, जैतारण, जैतारण पाली, ऐसे लिख देना पाली, और कोष्टक में लिख सकते हो गिरी सुमेल गिरी सुमेल नामक स्थान पर मालदेव के सेनापति, फटाफट लिखो, मालदेव के सेनापति जैता एवं कूपा को, जैता एवं कूपा को परास्त किया। जैता और कूपा ने एक मिनट रुको, कहां तक लिख लिया,
कौन ऐसा है जिसने कंप्लीट लिख लिया अभी तक जो बोला है? हाँ, गुड। तो कितने रह गए हो? क्या करते रहते हो तुम? क्या युद्ध लड़ने पहुंच गए थे क्या वहां? ये इतने सारे लोग लिख लेते हैं साथ साथ, तुम क्या युद्ध लड़ने पहुंच जाते हो? अरे युद्ध हो गया, सालों सैकड़ों साल हो गए युद्ध हुए, अब वापस आ जाओ। लिखो, गिरी सुमेल या जैतारण पाली नामक स्थान पर शेर शाह सूरी ने मालदेव के सेनापति जैता एवं कूपा को जैता और कूपा जैता और कूपा को परास्त किया, परास्त किया। अगली लाइन में लिखो, जैता तथा कूपा ने, अगली लाइन, इतनी बहादुरी से शेर शाह का सामना किया। जैता और कूपा ने इतनी बहादुरी से शेर शाह का सामना किया कि शेर शाह मुश्किल से जीत पाया। शेर शाह मुश्किल से जीत पाया। लिख दिया? लिखो, ऐसे लिखना, देखो ये ऐसे दो लगा के उसमें बंद करना और फिर ऐसे लिखना और फिर ऐसे बंद कर देना। लिखो, शेर शाह का कथन है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज, मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। क्या खो बैठता? हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। समझ में आ गई क्या बात? ये कौन कहता है? शेर शाह सूरी। तो इतना बहुत अच्छी बहादुरी से और इतना जोश और साहस उनमें था जैता और कोपा में कि आखिरकार हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के बादशाह को ये कहना पड़ा कि भाई मुट्ठी भर बाजरा है, ये कुछ नहीं है, और इसके लिए मेरी पूरी सत्ता खो जाती। ठीक है, ये थे मालदेव के सेनापति जैता और कोपा। लिखो आगे, मालदेव की एक रानी का नाम, मालदेव की एक रानी का नाम उमादे भटियाणी था। उमादे भटियाणी, अरे भटियाणी का मतलब होता है भाटियों की। उमादे भटियाणी, और भाटी कहाँ थे? बोलो, जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो राजकुमारी होगी उसको क्या कहेंगे? भटियाणी। भाई हाड़ौती से जो आएगी वो हाडी रानी, और हम जैसलमेर से आएगी भटियाणी रानी, और जयपुर से आएगी वो कछवाई रानी। ये होगा ना? तो इस तरह से लिखो, मालदेव की एक रानी का नाम था उमादे भटियाणी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। सुना है क्या रूठी रानी? इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये क्यों रूठी थी ये भी लिख लो। अगली लाइन में लिखो, यह अपनी एक दासी भारमली के कारण, हाँ यहां भी भारमली है, ये दूसरी भारमली है। जब जब कोई भी चमत्कार हुआ है वो भारमलियों ने किया है। लिखो, अपनी दासी भारमली के कारण अपने पति मालदेव से रूठ गई थी। अपनी
दासी भारमली के कारण अपने पति मालदेव से रूठ गई थी और तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन व्यतीत किया। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर वाला, देखो तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन व्यतीत किया। उमादेव भटियानी क्या है ये? रूठी रानी। ठीक है, और कौन से दुर्ग में जीवन व्यतीत किया है? तारागढ़। तो जानते हो क्या रूठी रानी को? देखो ऐसा है कि मालदेव लड़ रहा था युद्ध, कहानी सुनाता हूँ, टाइम तो कम है, देखो शॉर्ट में ही बताता हूँ। ढंग से बतानी पड़ेगी, नहीं मानोगे। सुनो, तो देखो भाई लूणकरण जो है, इससे पहले जो पेज था ना, इसको देखो एक बार। वो कहाँ गया? हाँ ये देखो, अब आप ढंग से सुनेंगे और कोई भी जो है ध्यान इधर रहना चाहिए, बाहर कर दूंगा मैं, ठीक। तो ये जो मारवाड़ का राज्य है ना, मारवाड़ के इस राज्य पे सारे पे अधिकार किसका है, और बीकानेर पे भी किसका अधिकार हो गया है? मालदेव। मतलब ये पूरा क्षेत्र किसका है? इसमें कोई छोटा मोटा इधर उधर का देख लो, मेवाड़ के साइड, बाकी सारा किसका है? मालदेव। अच्छा, मेवाड़ में भी उस टाइम पे कोई शक्तिशाली राजा नहीं है। उस टाइम पे मेवाड़ में भी अस्थिरता की स्थितियां चल रही हैं। आपको पता है कि पन्ना धाय उसने जैसे तैसे करके उदय सिंह को बचाया है और कुंभलगढ़ भेज दिया है। ये स्थिति चल रही है मेवाड़ में। तो पूरे राजपूताने में अगर सबसे शक्तिशाली शासक है तो कोई कौन है? मालदेव है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जैसलमेर नाम का एक छोटा सा राज्य है और यहाँ के शासक कौन है? लूणकरण। शासक कौन है? लूणकरण भाटी। मालदेव ने यहाँ पे अटैक किया कि यार ये छोटा सा रह रहा है हमारे, इसको भी जीत लेते। इसने जब वहां पे जाने की सोची, सेना वेना लेके गया, तो उनको पता चला जैसलमेर वालों को भाई मालदेव जी आ रहे हैं, यार अब क्या करें कि मालदेव बहुत बड़ा राजा है, उससे जीतना संभव है नहीं, तो इसको क्या करें, इसको कुछ दे देते हैं। क्या दें? तो जैसलमेर वालों के पास उस टाइम पे था फलोदी। फलोदी किसके पास था? फिर मैंने लिखा है ना अभी कि फलोदी उसने मालदेव ने। तो फलोदी को उन्होंने कहा भाई मालदेव जी आप हमारी सरदार नहीं है, हमसे लड़ाई नहीं होगी, हम अभी बच्चे हैं, आप बड़े हो, ये पकड़ो फलोदी ले जाओ और आप अपने घर। फलोदी दे दिया मालदेव। मालदेव ने कहा ठीक है यार फलोदी ले लेते। लेकिन आप सोचो, एक बार किसी आक्रमणकारी को आप कुछ दे दोगे तो क्या वो वापस नहीं आएगा अगले साल? जैसे कि बहादुर शाह आया था चित्तौड़ के समय, चित्तौड़ वालों ने उसको कहा था भाई कुछ पैसे ले लो, रणथंभौर ले लो, लेकिन वापस जाओ, और अगले ही साल वो फिर आ गया था और फिर आखिरकार जौहर और केसरिया दोनों करने पड़े थे, और वो द्वितीय शाखा हुआ था 1535 में हुआ था। हार्डी रानी, कर्मावती और बाघ सिंह। हाँ याद तो है तुमको। अब बात यह है कि यहाँ पे जैसलमेर वालों ने सोचा यार ये वापस तो चला गया लेकिन ये अगली बार फिर आएगा, इसका कोई परमानेंट इलाज करो। अब परमानेंट इलाज क्या करें, तो किसी ने कहा युद्ध करो, हरा दो। तो फिर उसने कहा भाई ऐसा है, युद्ध करेंगे तो उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा, अपना हो जाएगा। परमानेंट इलाज किसका हो जाएगा? अपना हो जाएगा, अपने को करना नहीं है। तो क्या करें कि लूणकरण की बेटी थी एक राजकुमारी उमादेव, सुंदर थी, लड़का ढूंढ रहे थे, देखिए कोई आरएस वाला तैयारी वाला मिल जाए ढंग का सा, पर लड़का मिल नहीं रहा था। तो किसी सामंत ने, जागीरदार ने कहा भाई अपन उमादेव के लिए लड़का ढूंढ ही रहे हैं तो लड़का मालदेव को कर लो, रिश्तेदार बन जाएगा, बात ही खत्म, झगड़े खत्म। लूणकरण ने कहा चलो ठीक है। लूणकरण हालांकि खिलाफ था लेकिन उसने कहा चलो ठीक। मालदेव को व्हाट्सएप किया कि भाई आपके यहाँ से हम उमादेव की शादी आपसे करना चाहते हैं, आप क्या कहते हो? मालदेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या 10-20 हैं, एक और सही, एक शादी और सही। राजनीतिक शादियां होती थी, राजा बहुत सारी शादियां करते थे। तो मालदेव के ठीक है साहब बारात लेके आ जाओ। बारात लेके मालदेव आया और बारात में इतने हाथी लाया, इतने घोड़े लाया कि मालदेव की बारात को देखने के लिए पूरा जो जैसलमेर है ना वो इकट्ठा हो गया था। बहुत बड़े स्तर की, बचपन में आपने देखा होगा, या आप तो खैर
छोटे हो, हमारे बचपन की बात है तो हम तो क्या है कि बारात देखने के लिए 3-3 मंजिल चढ़ जाते थे। कोई हाँ, छोटी मोटी पहाड़ियां होती थी ना, उस पर चढ़ के देखते थे भाई बारात निकल रही। अब कोई बात वो नहीं रही है। तो उस टाइम पे जैसलमेर पूरा इकट्ठा हो गया था, मालदेव की बारात आई, मालदेव में बड़ा बड़ा भयानक काम था। तो मालदेव की बारात आ गई। उमादेव जो थी उसको भी इच्छा हुई कि अपन भी देख के आते। तो उमादेव ने देखने के लिए छत पे गई, महलों की छत पे। और उमादेव जो जा रही थी छत पे वाले कमरे में, उसके मम्मी और पापा दोनों में हो रही थी लड़ाई, उमादेव के मम्मी पापा में, ठीक है। और वो किस बात पे लड़ रहे थे? लूणकरण कह रहा था कि जैसे ही फेरों पे बैठेगा ना, मैं इसको निपटा दूंगा। किसको? मालदेव। कि मैदान में तो इसको मार नहीं पाते क्योंकि इसकी सेना है बड़ी, लेकिन ये फेरों पे बैठेगा और अपन इसको निपटा देंगे। और इधर उमादेव की मां कह रही थी कि ये क्या करना सोच रहे हो आप? वो अपना क्या बन गया है अब? भाई अपन ने सगाई कर दी है, दामाद बन गया है, दामाद को मारोगे? बेटी किन्हें? बेटी को सती कर देंगे। बेटी को क्या कर देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बेटी को भी। उमादेव ने ये बातें सुन ली। उमादेव को लगा यार ये तो गड़बड़ है सारा मामला ही। उमादेव ने ये बात मैसेज पहुंचाया मालदेव के पास। मालदेव ने तुरंत एक्शन लिया। मालदेव ने 2 बॉडीगार्ड लगाए कि दरवाजे पे खड़े हो जाओ और इसको लूणकरण को फेरों पे आने ही नहीं देना है। थोड़ी देर बाद लूणकरण आया घूमते घूमते। वो जो बॉडीगार्ड थे, अरे लूणकरण जी आओ आओ आओ। कहाँ जा रहे हो? कितने फेरों पे हुआ? अरे नहीं आप फेरों पे आप क्या करोगे? फेरे लेना लड़के लड़की का काम है, वो ले रहे। आपका क्या काम है? आप तो बैठो, हम बारात आए इतनी दूर से आए कि चलो पैक बनाओ रे भाई, इसके अपने लूणकरण जी का एक बढ़िया पैक बनाओ, थोड़ी पीते हैं। लूणकरण जी बार बार कहे कि मुझे जाने दो, मैं कन्यादान करूंगा, मैं ये करूंगा, कई तरह के उन्होंने बहाने लगाए, लेकिन मालदेव के जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उसको जाने नहीं। आखिरकार ये चाल असफल हो गई। मालदेव जी खुशी खुशी विवाह करके और विदा हुए। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए विदा हुए? अरे जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए। लेकिन जब क्या होता था, पहले शादियां होती थी ना, शादी में आप अभी भी अपने एक छोटा सा रिवाज है, शादी दुल्हन जाती है तो दुल्हन के साथ कोई छोटी बच्ची को भेज देते हैं, भेजते ना, ओलंदी ओलंदा है। तो पहले क्या होता है, अब तो ये प्रतीक है, प्रतीक स्वरूप है। पहले क्या होता था, शादियों में बहुत सारी लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को, दासियों को भेजा जाता था, ठीक है, गोला गोली कहते हैं कल्चर में, आप पढ़ोगे। तो पहले के बड़े पैमाने पे ये काम होता था। अब तो सांकेतिक रूप में क्या करते हैं कि एक लड़की को भेज देते हैं, साथ में छोटी बच्ची को भेज देते हैं कि भाई वहां तू ससुराल में जाएगी, तुझे सब क्या दिखेंगे? नए नए चेहरे, अनजान लोग, तो उनमें तुझे एक ही दिखेगी अपनी। फिर जब थोड़े दिन वो रह लेगी, जब वो जान पहचान हो जाएगी, सही ट्यूनिंग बैठ जाएगी, तब ये वापस आ जाएगी, ठीक, ऐसे होता था। तो ऐसे करके एक भारमली थी, जो कौन थी? उमादेव की दासी थी, सुंदर थी। भारमली क्या थी? अरे बोलो क्या थी? सुंदर थी। और भारमली को किसके साथ भेजा गया? उमादेव। कहाँ भेजा गया? जोधपुर, ठीक है। शादी करके अपने घर आ गए, जो है घर आ गए, सुहाग रात थी शाम को। और उमादेव जो है वो तैयार हो रही थी। उमादेव ने भारमली से कहा कि ऐसा करो, मालदेव जी जो अपने राजा जी हैं उनको जाके कहो भाई थोड़ी देर तैयार होकर फिर आएंगे। भारमली वहां गई, लेकिन वापस सुबह आई। उमादेव को पता चला। उमादेव ने उसी दिन तय कर लिया कि ऐसे बेकार आदमी का तो चेहरा ही देखना नहीं। उमादेव ने उसी दिन से रूठी, और उसके बाद ऐसी रूठी कि उस दिन के बाद उसने अपने पति का चेहरा, और कहां चली गई? तारागढ़ दुर्ग में रहने। तारागढ़ दुर्ग में चली गई। यहां तक कि आप ये देखो कि उमादेव फिर जब मालदेव की मृत्यु की खबर सुनती है ना, तो सती होती है। मालदेव की पगड़ी के साथ में वो सती होती है। पगड़ी हालांकि मालदेव के पास नहीं थी, तारागढ़ में थी, लेकिन मालदेव की पगड़ी के साथ में क्या होती है कि भाई मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी। तो इस तरह से तारागढ़ जो हालांकि केलवा में सती होती, केलवा में होती, केलवा राजसमंद में है वर्तमान में, और केलवा उसका ननिहाल था उमादेव का, तो वहां जाके सती हुई थी।
लेकिन अपने जानने का विषय यह है कि सारा जो उसका जीवन था वो अपने पति के बिना बीता है, और इतिहास में रूठी रानी कहते हैं। जैसलमेर के लूणकर्ण की क्या थी, पुत्री थी, और किसकी वजह से रूठी थी, तो अपनी दासी भारमली की वजह से। अच्छा, भारमली का भी अलग चैप्टर है। भारमली का ये था, अरे भाई सुनो, भारमली का ये था कि भारमली, अब उमादे तो आ गई वापस, लेकिन भारमली किसके पास थी, मालदेव के पास थी ना। वो तो भाई वो भी तो पत्नी बन गई थी उस दिन के बाद, तो किसके पास रहेगी, मालदेव के पास। फिर एक बार वो जो है बड़ी उदास थी भारमली, और भारमली सुंदर थी आपको पता है, उदास थी। और उदास थी तो क्या हुआ कि मालदेव ने पूछा भाई क्या हुआ भारमली, कैसे उदास। भारमली ने कहा ऐसा है, मुझे जैसलमेर अपने पियर से आए हुए वर्षों हो गए, इतने महीने हो, वर्षों तो हो ही गए होंगे, और मुझे अब तक अपने पियर का कोई व्यक्ति मिलने तक नहीं आया, तो मुझे अपने पियर जाने की याद आती है, पर मैं जा नहीं सकती। मालदेव ने कहा भाई क्यों नहीं जा सकती, तू जा। तो फिर उसने, मालदेव ने कहा जा, तो भारमली ने कहा मैं चली तो जाऊं, लेकिन ये जैसे ही मैं वहां जाऊंगी जैसलमेर में, तो मुझे एक ही ताना मिलेगा। क्या ताना मिलेगा, कि उमादे का घर खराब किसने किया, मिलेगा ना मिलेगा। मालदेव ने सोचा चलो रुको, तुम ऐसा करते हैं, पहले उमादे को बुला लेते हैं। तो मालदेव के दरबार में दो विद्वान थे, एक का नाम था ईसरदास और एक का नाम था आशानंद। ठीक है, आशानंद। एक का नाम क्या था, ईसरदास। ईसरदास बहुत महान कवि हुए, उन्होंने देवयान, हरिरस, साया जीरा झूला, इस तरह की कविताएं लिखी हैं, बहुत जबरदस्त। और आशानंद बारहट है ना, वो उससे भी बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, दोनों ही प्रकांड विद्वान थे। तो ईसरदास जी को बोला कि भाई उमादे के पास जाओ मालदेव ने, और आप उनको समझा बुझा के वापस लाओ कि भाई मालदेव जो है क्षमा मांग लेंगे। ईसरदास जी गए, बहुत मनोहार की, तो उमादे का मन बिल्कुल नहीं था। उमादे कह रही थी कि मैं तो जाऊं किस मुंह से जाऊं, मैं जिससे उठ के आ चुकी हूँ, फिर वापस जाऊं, लोग मारवाड़ वाले क्या कहेंगे कि एक बार तो चली गई फिर वापस आ गई, ऐसे लोग ताने मारेंगे। तो ईसरदास जी ने कहा कि देखो आप वहां की क्या हो, पटरानी हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ताने मारेगा तो आपके पास क्या है, अधिकार है, सत्ता है, ऐसे कैसे कोई ताने मार देगा, आप चलो। ईसरदास जी लेकर आए। उधर दो रानियां, तीन रानियां और थी मालदेव की, जो हेड थी, उनको पता चला कि उमादे आ रही है, और उमादे आएगी तो पटरानी को भी बनेगी, और पटरानी बनेगी तो फिर हमारा तो खेल खत्म हो जाएगा, हमारी चलेगी नहीं कुछ भी। तो उन दोनों रानियों ने आशानंद जी के पास गई। आशानंद जी जाके बोला कि उमादे वापस आ रही है, आपको क्या लगता है उमादे का आना ठीक है वापस। आशानंद जी कहते हैं कि देखो एक बार जिसने रूठ गई हो उसको वापस नहीं आना चाहिए। तो आशानंद जी जैसे ही वो उमादे आने को होती है, दरवाजे पे खड़े होते हैं और वहां पे जोर जोर से कविताएं गाते हैं, और गाते हैं कि पीव तज और मान रख, यानी अपने पीव, पीव कहते हैं पति, पति को तो त्याग दे, और मान यानी सम्मान को रख ले, या फिर सम्मान को रख ले पति को त्याग दे, या फिर पति को रख ले और अपने सम्मान को, यानी दोनों में से आपको एक चीज को त्यागना पड़ेगा। या तो आप वापस आ रही हो तो किसको रखो, किसको रखो, पति को रखो और सम्मान को भूल जाओ, मान सम्मान खत्म। और या फिर आपका क्या करो, वापस आओ ही मत, जिससे आपका पति तो नहीं रहेगा लेकिन आपका क्या रहेगा, मान सम्मान। क्यों क्यों रखो, क्योंकि एक खूंटे से दो हाथियों को नहीं बांध सकते। दो हाथी बांध सकते हैं एक खूंटे से, या तो आप मान रखो या फिर पति को। किसने कहा, आशानंद। आशानंद ने कविता गाई, उमादे को दिमाग फिर खटक गया, उमादे वहीं से वापस, उमादे वहीं से वापस लौट गई। ये प्रोग्राम फेल हो गया। अब इधर भारमली ने फिर कहा 2-4 दिन बाद जैसलमेर जाऊं। मालदेव ने एक चिट्ठी लिखी कि जैसलमेर वालों, भारमली मिलने आ रही है, और अगर किसी ने जरा भी ऊंच नीच की तो जैसलमेर को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसलमेर पर क्या कर दिया जाएगा, आक्रमण। अब जैसलमेर बेचारा छोटा सा राज्य, उसकी कहाँ हिम्मत है कि वो मालदेव से, ठीक है। तो क्या हुआ कि भारमली गई बड़े मजे से, इधर भारमली गई, उधर जैसलमेर में क्या है कि जो राजकुमार था जैसलमेर का, वो जवान था, और भारमली, अरे सुंदर थी मूर्खों, भारमली क्या थी, तो राजकुमार जो है, अरे बातें नहीं,
राजकुमार जो है वो भारमली के आगे पीछे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, राजकुमार की 3 रानियां और थी, उनको पता चल गया कि ये अपना, पहले तो वो मालदेव जी का खेल खत्म हो गया था, अब यहाँ भी बॉर्डर लाइन पे है, तो वो जाती हैं आपस में सलाह करती हैं, मशविरा करती हैं, सलाह मशविरा करके और एक फैसला करती हैं कि बीच वाली रानी का कोटड़ा में पियर था। कोटड़ा पड़ता है जैसलमेर के पास, कोटड़ा है, बाड़मेर में है, ठीक है। कोटड़ा, कोटड़ा में क्या था, पियर, किसका, बीच वाली। और उस कोटड़ा में जो बीच वाली रानी का जो पियर था, जैसलमेर की रानियों की बात है, समझ में तो आ रहा है तुम्हारे, उस का भाई था, और भाई थे डाकू। भाई वैसे तो राजकुमार ही था भाई, लेकिन काम कैसे थे सारे, लड़ना भिड़ना मारना पीटना, यही सारे धंधे उल्टे थे। उसका नाम था बाघा। नाम क्या था, बाघा। बाघ सिंह था तो बाघा कहते, कोटड़ा वाला कोटड़िया कहते, बाघ सिंह कोटड़िया। क्या नाम था, बाघ सिंह कोटड़िया। बीच वाली रानी से कहा दोनों ने कि आप ऐसा करो, आपके भाई को बुला लो ना, तो वो इस जंजाल से अपने को क्या कर दे, आजाद करो। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, वो तकड़मबाज आदमी है, लड़ाकू आदमी है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये भारमली अपने घर को नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं तो यहाँ पे अगर भारमली, अपने राजकुमार ने कहीं भारमली से शादी कर ली तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि अपन तीनों का जो किस्सा है वो बिल्कुल खत्म, और सारे काम किसके होंगे फिर, भारमली। क्योंकि भारमली, फिर क्या होता है कि बाघ सिंह को बुलवाया, बाघा आया, बाघा ने आके पूछा भाई बात क्या है, कि ये बात, बाघा ने कहा ऐसा है कि सुबह मैं वापस जाऊंगा, अपनी बहन से बोल रहा था, अपनी बहन से कि बात, मैं सुबह वापस जाऊंगा, तो जब तिलक निकालने आओ ना मुझे विदा करने, तो आप मत आना, भारमली को भेज देना, ठीक है। सुबह बाघा ऊंट पे बैठा, उठते ही कि मैं जाऊंगा। जैसलमेर वाले मेरे, अभी अभी क्यों जा रहे हो, अभी तो आए हो खाना वाना खा के बढ़िया, नहीं नहीं नहीं, मुझे काम आ गया है, मैं जाऊंगा, अभी अभी मेरे मोबाइल पे कॉल आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बाघा ने तुरंत ऊंट पे बैठा तैयार होके, तो भाई एक सीख दो, सीख होती है विदा करते ना, सीख तो जानते होंगे, तो बुलाओ इनकी बहन को, बुलाओ, बहन के पास है भाई आपके वो भाई जा रहे हैं तो जाओ। बहन ने कहा मैं तो नहाई धोई नहीं हूँ, कुछ नहीं किया, मैं तो भारमली तू से यहाँ आके मेरे, तू भी जा तिलक निकाल दो। भारमली ने कहा चलो निकाल अपने, क्या है। भारमली तिलक करते, तिलक करने ऐसे हाथ करती है, बाघा उसका हाथ पकड़ के ऊँट पे बिठा लेता है और बाघा फरार। बाघा भारमली को लेके कहां जा रहा है, जैसलमेर से जा रहा है, कहां जा रहा है, कोटड़ा। जैसलमेर से कोटड़ा का रास्ता है करीब 3 घंटे का, अब ऊंट पे तो ज्यादा ही होगा। तो इतने लंबे रास्ते में दोनों ने सिलेबस मिला लिया अपना, है। बाघा ने पूछा भाई कहाँ रीट कितनी है, यहाँ रीट, कि मेरा भी रीट का है, बस तो तू कहाँ आ रहे चल चक्कर में पड़ रही है, अपने दोनों रीट के हैं, तो रीट वाले तो अपन से, तो दोनों के बीच में क्या हो गया है, प्रेम। अब इधर बाघा भारमली फरार हो गए, उन्होंने कर ली आपस में शादी। इधर मालदेव को पता चला कि भारमली को बाघा ले गया। मालदेव ने सोचा अपन दोनों से गए, उमादेव से भी गए, उमादेव वापस नहीं आ रही है और भारमली और चली गई, ये तो खेल ही खराब हो गया। तो मालदेव ने कहा भाई सेना भेजो, ऐसे कैसे भारमली को ले जा सकते। सेनापति ने कहा साहब एक मामूली दासी के लिए। मालदेव ने कहा दासी नहीं, तुम नहीं पता भारमली कौन है। भारमली क्या थी। आखिरकार मालदेव ने सेना भेजने की, आखिरकार कोई सेनापति राजी नहीं हुआ, तो मालदेव ने सेना भेजने की कैंसिल कर दी बात। लेकिन फिर मालदेव ने पूछा कि भाई वो जो उमादे आ रही थी उस दिन, तब कविताएं कौन गा रहा था। आशानंद जी सामने आए कि साहब मैं गा रहा था, कि अब आप ही जाओ, आप ही भारमली को लेके आओ। आशानंद जी जैसे तैसे कैसे भी बाघा भारमली के पास जाने को तैयार हुआ, ठीक है भाई मैं लाता हूँ। उधर बाघा को पता चला कि यार आशानंद जी अपने से मिलने आ रहे हैं। आशानंद जी, द आशानंद, कहने का मतलब इतने महान विद्वान, वो अपने से मिलने को आ रहे हैं। बाघा ने 3-4 किलोमीटर पहले से ही शामियाने लगा दिए, बढ़िया बढ़िया स्वागत द्वार लगा दिए, लगते हैं ना अपने, लगा दिए सारे, और जगह जगह रेड कारपेट बिछा दिया, लाल वाला बिछता है ना, फूलों से सजावट करवा दी, सारे रास्ते को सजा दिया, और जगह जगह लिखवा दिया कि मोस्ट वेलकम। किसका, किसका वेलकम है, आशानंद जी, ठीक है।
उसके बाद आशानंद जी जगह जगह देख जा रहे हैं यार अपने यार स्वागत द्वार बढ़िया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मालदेव जी ने किया ऐसा। ये बाघा खूब है। फिर बाघा जो है जैसे ही दिखा, दिखते ही बाघा पैरों में लोटपोट हो गया है, बाघा ने बहुत ही खातिर की। और इधर शाम दोपहर को बाघा जो है बढ़िया उनको घुमाने जंगल में ले गया, शिकार करवा के लाया आशानंद जी को। आशानंद जी बहुत खुश हुए। शाम को भारमली ने बढ़िया बढ़िया क्या बनाई डिशें, इटालियन पिज्जा बनाया, सूप बनाया, क्या कहते हैं उसको, पाव भाजी, सब बना के भारमली ने तैयार रखा। आशानंद जी ने खाना खाया। 2-4 दिन आशानंद जी रुके। आशानंद जी को लगा यार बाघा और भारमली में बहुत प्रेम है, एक तो प्रेम बहुत है, दूसरा मुझसे भी बहुत इनका लगाव है, कितना सम्मान करते हैं दोनों और कितना सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा तो अपनी कहीं हुई नहीं। ऐसे देखने के बाद आशानंद जी ने फैसला किया कि वो भारमली को लेके नहीं जाएंगे वापस, बल्कि वो खुद भी यहीं रहेंगे। अब आशानंद जी भी वहीं रहने लग गए। उधर मालदेव परेशान। उधर मालदेव ने पूछा भाई आशानंद जी का क्या हुआ, कि साहब उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं आएंगे। इतना तीनों में इतना प्रेम रहा। आशानंद जी की बाघा और भारमली ने इतनी सेवा की। आशानंद जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है बाघा भारमलीरा कवित्व, याद करेंगे अपन अभी, लेकिन अब आप भूलोगे नहीं। तो आशानंद की बाघा और भारमली ने इतनी सेवा की कि जब बाघा की मृत्यु हुई तो भारमली सती हो गई और आशानंद जी पागल हो गए। आशानंद जी का क्या हो गया, आशानंद जी सभी पागल हो गए थे। वो बाघा बाघा चिल्लाते फिरते थे, रात भर सोते नहीं थे, बाघा 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 चिल्लाते। यहां तक कि आगे भी कहानियां हैं, लेकिन अब कहां तक चलेंगे, अब छोड़ो इसको। लिखो अरे ऑनलाइन चल रहा है, शोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, शांति से बोलो। कोई क्या बात है, पूछना है कुछ समझ में नहीं आया क्या, समझ में आ गया ना, खराबल दस्ते वालों आ गया तो बताओ क्या बात है, फिर लिखो। नहीं ऐसे नहीं, कहानी इसलिए थोड़ी सुनाइए कि टाइम बर्बाद हो जाए। लिखो फटाफट, 15-20 मिनट बर्बाद हो गई। चलो लिखो, मालदेव, राव मालदेव। क्या लिखा दिया था, लास्ट क्या लिखा है, देख दिखाना बेटा। मतलब उमादेव भटियाणी के बारे में लिखा दिया ना, लिखो आगे। राव मालदेव के दरबारी विद्वान ईसरदास तथा आशानंद थे। आशानंद जी ने 3 किताबें लिखी हैं, ठीक है। 2 दरबारी विद्वान लिख लो, आशानंद और ईसरदास। फिर लिखो आशानंद जी की रचनाएं। क्या लिखोगे, आशानंद जी की रचनाएं। आशानंद जी की पुस्तकें, ठीक है, रचनाएं। पहली लिखो उमादे भटियाणी रा कवित्व। उमादे भटियाणी रा कवित्व। कवित्व मतलब कविताएं। उमादे भटियाणी रा कवित्व। एक लिखो बाघा भारमली रा दूहा। बाघा लिखने में आ रहा है क्या, उमादे भटियाणी रा कवित्व, ठीक है। एक लिखो बाघा भारमली रा दूहा। बाघा और भारमली के दूहा। अरे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित लव स्टोरी अगर कोई है तो वो कौन सी है, बाघा भाई। ऐसा मतलब इस तरह की किंवदंतियां थी कि राजस्थान में सबसे सिरमौर प्रेम कहानी जो है ना, वो डोला और मरवन है ना, उसके टक्कर की कहानी। डोला मारू वाली कहानियां आपने पढ़ी सुनी होगी कहीं, तो डोला और मारू
जिस तरह की कहानी है, जिस लेवल की है, उस लेवल की कहानी कौन सी है? भागा और भारमल। ठीक है, तो लिखो बागा भारमलीरा दूहा। फिर लिखो ईसरदास। ईसरदास की रचना, जल्दी लिखो रे, फटाफट लिखो, 10 मिनट और तुम्हारे चक्कर में आधा घंटे लेट हूं। बाघा भारमलीरा दूहा हो गई ना। देखो ईसरदास की रचना है। ईसर, पहले लिखो हरि रस। हरि रस जैसे अमरस होता है ना आम का, ऐसे हरि रस, हरि रस। एक लिखो देवयान। हरि रस। एक लिखो देवयान। हरि रस, देवयान। हरि रस और देवयान। एक और थी हाला झालारी कुंडलियां। हाला, देखो हाला, झाला, हाला, फिर झाला, री, कुंडलियां। कुंडली नहीं समझते हो क्या? कुंडलियां कर दो, कुंडलियां। हाला झालारी, लिखूं? लिख लोगे ना? लिख लिया? हाला झालारी कुंडलियां को ही है ना सूर सतसई भी कहते हैं। हाला झालारी जो कुंडलियां है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? सूर सतसई। क्या नाम है? सूर सतसई। ठीक है, ये हो गई आपकी मालदेव की बातें। अगला लिखो राव चंद्रसेन। अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 2 बजे छोड़ूंगा, पूरा 8 मिनट है अभी। लिखो राव चंद्रसेन। और अगर ऐसे जल्दी जल्दी मचाओगे तो कल से कोई नहीं, सीधा सट लिखाऊंगा मैं, कोई किस्सा कहानी नहीं, डायरेक्ट। हाँ, तो फिर लिखो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन, आवाज आ रही है? लिखो राव चंद्रसेन। अब सुनो भाई, अरे बातें सुनो भाई, हेडिंग डाल लो केवल, फिर सुनो। राव चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। देखो भाई, मारवाड़ का प्रताप कह रहे हैं, और प्रताप आपने पढ़े हैं, तो प्रताप कह रहे हैं तो क्यों कह रहे होंगे? क्योंकि जिस प्रकार अकबर से संघर्ष महाराणा प्रताप ने किया था, उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने किया। कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं, फिर भी मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? चंद्रसेन। अच्छा, चंद्रसेन जो है वो पहले होता है, राजा पहले बनता है, प्रताप बाद में बनते हैं, इसलिए चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगामी। अग्रगामी का मतलब होता है आगे जाने वाला। ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि मालदेव जो था, राव मालदेव, राव मालदेव ने एक, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हार कर, और हुमायूं जब जा रहा था अफगानिस्तान की तरफ, तो मालदेव ने सहायता के लिए प्रस्ताव रखा था हुमायूं को। मालदेव ने भेजा था प्रस्ताव कि हुमायूं को कि भाई आप ऐसा करो, शेरशाह एक ऐसा शत्रु है जिसको अपन मिलके हरा सकते हैं, तो क्यों ना आप क्या करो, आप क्या करो, मेरे पास आ जाओ, और अपन मिलजुल के क्या करेंगे, शेरशाह को हरा देंगे। ठीक है। लेकिन हुमायूं का एक एक कर्मचारी था, एक दरबारी विद्वान था, दरबारी था, विद्वान क्या, उसने हुमायूं को कहा कि भाई देखो, अपने को इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये राजपूत हैं, क्या पता अपन मुसलमान हैं, क्या पता धोखा कर दे, अपने को बुला ले फिर अपने को मरवा दे। इसलिए हुमायूं ने विश्वास नहीं किया। आखिरकार हुमायूं चला गया था। उसके बाद हुमायूं के बाद जो है शेरशाह वहां राजा रहा। शेरशाह के थोड़े समय बाद, हार मर जाने के बाद, हुमायूं ने वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हुमायूं के बाद आप जानते हो कौन राजा बनता है? दिल्ली का बादशाह कौन बनता है? अकबर। अरे अकबर बनता है। और अकबर बनने के बाद मालदेव जो है, उसकी स्थिति, मालदेव जो है ठीक ठाक चलता रहता है, और जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तब तक अकबर हो जाता है बड़ा। जब तक मालदेव था तब तक अकबर का एक संरक्षक हुआ करता था जिसको कहते हैं बैरम खान, और बैरम खान शासन करता था। और बैरम खान बाकी जो देश में अपने अकबर को स्थापित करने में बिजी था, है ना, अकबर की
राज्य को, अकबर के साम्राज्य को भाई ढंग से सशक्त करने में बिजी कौन था? बैरम खान। लेकिन बैरम खान की जब मृत्यु हो जाती है और अकबर हो जाता है स्वतंत्र, बड़ा हो जाता है, फिर अकबर का ध्यान जाता है राजपूताने की ओर। और राजपूताने में अकबर 1570 में एक दरबार का आयोजन करता है, जिस दरबार का नाम क्या है? नागौर दरबार। अकबर ने ये कहा था नागौर दरबार के लिए कि भाई वो यहाँ पे केवल किस लिए आ रहा है? अकाल राहत कार्य है उनको करवाने, यानी अकाल पड़ रहा है तुम्हारे मारवाड़ में, तो मैं यहाँ आऊंगा, एक तालाब बनवाऊंगा। तालाब का नाम है शुक्र तालाब। कौन सा तालाब बनवाऊंगा? शुक्र तालाब। और अकबर ने शुक्र तालाब बनवाया भी था, लेकिन उसका वास्तव में उद्देश्य क्या था? राजपूताने में अपनी धाक जमाना और राजपूताने के जो राजा थे उनको डरा धमका के अपने अधीन करना। ठीक है, नागौर दरबार लगाया। उस टाइम तक मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी। जैसा आपको पता है मालदेव की मृत्यु कब हो गई है? मालदेव का जो पुत्र था बड़ा, उसका नाम था राम, और दूसरे पुत्र का नाम था उदय। तो ये पुत्र थे उदय सिंह, जिसको आगे चल के आप मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मालदेव के पुत्र थे, लेकिन मालदेव के छोटे पुत्र का नाम था चंद्रसेन। और चंद्रसेन की जो मां थी वो भी भारमल्ली की तरह क्या थी? इसलिए मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? समझ में आ रहा है क्या कह रहे? रावचंद्र सेन। आपने ये पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले बताया, उदय सिंह की एक छोटी रानी थी धीरबाई भटियाणी, और धीरबाई भटियाणी के पुत्र का नाम था जगमाल। और महाराणा प्रताप बड़े थे, फिर भी जगमाल को क्या बना दिया था उदय सिंह ने? पुत्र बना दिया था ना। हालांकि बाद में राजमहलों की क्रांति होती है और सलूम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत और अखेराज सोनगरा पाली वाले और ग्वालियर के जो थे रामशाह तंवर, ये सब मिलके बाकी के जागीरी सामंत जो थे, जागीरदार जो थे, उन सब ने क्या किया? आखिरकार महाराणा प्रताप को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे राजा कौन बनेगा? मालदेव के बाद कौन बनेगा? मालदेव के बाद में राजा बन गए यहाँ पे चंद्रसेन। और चंद्रसेन जब राजा बने उसके कुछ समय बाद 1570 में क्या हुआ है? नागौर दरबार का आयोजन। नागौर दरबार में सब पहुंच गए, लेकिन चंद्रसेन नहीं गया। अच्छा, चंद्रसेन तो नहीं गया, लेकिन उसके भाई पहुंच गए। और भाइयों ने अकबर से जाके कहा कि आपने, हमारे पिताजी ने, बड़ा मैं था, लेकिन राजा किसको बना दिया? चंद्रसेन को। तो आप हमारा राज्य हमको वापस दिलाओ, चंद्रसेन को हराते हैं और हम आपके अधीन हो जाएंगे। इस तरह से चंद्रसेन तो पहुंचा नहीं, और उदय सिंह और राम, इन दोनों ने जाके अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की। तो यहां से चंद्रसेन का संघर्ष शुरू होता है अकबर से, और इसलिए अकबर को बहुत ज्यादा परेशान करता है चंद्रसेन। बार बार युद्ध लड़ता है, कई वीरता के काम करता है, और इसलिए मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? ठीक है, समझ में आई बात? तो 2-4 लाइनें लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर टाइम हो जाएगा आपका, लिखो फटाफट लिख लो। चलो कल लिखा देंगे, छोड़ो। ठीक है।